पिछली क्लास में हमने कंसिडरेशन का टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से ट्रिकी, जिसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं जल्दी से एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड ने एसेट परचेज किया हुआ है 4 लाख का और लायबिलिटी टेक ओवर कर लिया 50,000 का फ्रॉम मोहन ब्रोस। It was agreed that the purchase consideration settled at 3,80,000. एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर होने के बाद सेटलमेंट अमाउंट डिसाइड हुआ 3,80,000 का, टू बी पेड बाय इशूइंग डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, और इनकी पेमेंट 100 रुपीज का डिबेंचर इशू करके करेंगे। जनरल एंट्री पास करनी है आपको डिबेंचर को इशू करने की। 3 केसेस गिवन है। पार पर इशू होगा तब क्या एंट्री पास करेंगे, डिस्काउंट पर इशू होगा तब क्या एंट्री पास करेंगे, और प्रीमियम पर होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे। इट वाज अग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर टू बी पेड इन कैश, और इस बात पर भी सहमति हुई है कि अगर कोई फ्रैक्शन में अमाउंट आ जाता है तो उसकी पेमेंट आपने कैश में। फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज और टू वेंडर का नाम, और यहाँ पे वेंडर का नाम हमें पता है विच इज मोहन रोज। एसेट हमने टेक ओवर कर रखा है 4 लाख का, सन्ड्री लायबिलिटीज में 50,000 और परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जो डिसाइड हुआ है 3,80,000। जब हम फर्स्ट वाली एंट्री ये पास करते हैं एसेट और लायबिलिटी के साथ, तब आपको डिफरेंस या तो कैपिटल रिजर्व में लिखना होता है या गुडविल में लिखना होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो गुडविल, क्रेडिट साइड में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। तो अगर हम टोटल करें तो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में 30,000 का, और ये आपका जो बैलेंस हो गया ये गुडविल में ट्रांसफर हो जाएगा 30,000। सेकेंड एंट्री हम पास करते हैं अगर हमने वेंडर को थोड़ा बहुत अमाउंट कैश में पे किया है, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इसलिए हम अगली एंट्री डिबेंचर को इशू करने की बात करेंगे, और डिबेंचर को इशू करने के 3 केसेस हैं। उसने बोला कि अगर पार पर इशू होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे। तो पहले पार की बात करते हैं। फर्स्ट एंट्री मोहन ब्रोज डेबिट टू नंबर ऑफ, ठीक है, डिबेंचर का परसेंटेज नहीं गिवन है तो नॉर्मली लिख देंगे हम। मोहन ब्रोज में क्रेडिट है 380 और हमें पे भी उसको 380 ही करना है, 3,80,000। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 100 से डिवाइड कर दो, 3800 डिबेंचर्स। किन पार्ट है इसका, जब डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू किए जाएंगे। तो पहले तो एंट्री पास कर लेते हैं। वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमें 3,80,000 की पेमेंट करनी है। अब यहां पर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने का हमें पेमेंट करना है उसको हम डिवाइड करते हैं फेस वैल्यू प्लस में प्रीमियम का अमाउंट, और प्रीमियम इशू हो रहा है 10। सेकंड तो ये डिस्काउंट है ना, ठीक है, कितना हो जाएगा 10%, यानी 100 का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम है तो 110 से डिवाइड कर देंगे। और अगर आप डिवाइड करो 3454 डेसिमल 54 इस टाइप से कुछ आएगा। जब आप नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट कर रहे हैं और उस टाइम पे आपका नंबर ऑफ डिबेंचर डेसिमल में आ जाता है, तो डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू है उसको हटा देना है। इवन 9.99 भी है ना, उसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। डेसिमल वाली वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता है। अप्रॉक्स में हम इतने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, फ्रैक्शन में डिबेंचर इशू नहीं होता है कभी भी।
3454 आ गया डिबेंचर। अब अमाउंट कैसे लिखते हैं? एक बार नंबर ऑफ डिबेंचर से आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और एक बार प्रीमियम के अमाउंट से। प्रीमियम के अमाउंट से अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 34540 और फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 345400। जनरल एंट्री का रूल कहता है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन अगर आप डिफरेंस टोटल करो इन दोनों को तो ये इक्वल क्रेडिट इक्वल डेबिट नहीं होगा। 60 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो अभी भी ऐसा होता है तो उस डिफरेंस को हमें कैश में लिख देना है। वेंडर को टोटल पेमेंट करना है 380 का, इतने का तो हमने डिबेंचर इशू कर दिया उसको। इतना इशू करने के बाद भी 60 रुपए हमने कम दिया उसको, तो जो 60 रुपए कम दे रखा है हमने, हम उसके लिए उसको कैश दे देते हैं, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। बैंक पे लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू। इसका बी वाला पॉइंट, जहां पर हम डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं और डिस्काउंट पर इशू करने की एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर्स अकाउंट, और मोहन ब्रोस में आपको टोटल अमाउंट लिखना है वेंडर के अकाउंट में जितना पेमेंट करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम कैसे निकालते हैं? जो टोटल अमाउंट हमें उसको पे करना है वो लिखना है। डिस्काउंट पर इशू कर रहा है तो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो यहां पर डिस्काउंट भी 10% है, 90 से डिवाइड होगा। नंबर ऑफ डिबेंचर आ गया आपका 4222। एक बार इसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्काउंट वाला अमाउंट इधर आ जाएगा 4220 और डिबेंचर आ जाएगा 422200। फिर से डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है 20 रुपीज का। इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो डेसिमल में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डेसिमल में भी डिबेंचर्स आ सकते हैं, बट आपको इग्नोर करना है। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, पहले इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। मतलब क्या होता है इसका? जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक के पास हमें कुछ एज अ सिक्योरिटी जमा करवाना पड़ता है, और लोन का जो अमाउंट होता है वो हमेशा ज्यादा, अगर मतलब लोन आपको 10 लाख का चाहिए तो सिक्योरिटी आपको हमेशा उससे ज्यादा की रखनी पड़ती है बैंक के पास। बैंक का एक क्राइटेरिया होता है कि 10 लाख के लोन के लिए आपको सपोज कर लो 15 लाख की सिक्योरिटी जमा करानी है। और कई बार क्या होता है, कंपनी को लोन चाहिए, अब उसके पास जो एसेट था जिसको एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास रखा जा सकता था वो तो रख दिया, फिर भी बैंक का जो क्राइटेरिया वो पूरा नहीं हो रहा। बैंक कह रहा कुछ और रखो एज ए सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी हम ऑलरेडी रख चुके हैं बैंक के पास, लेकिन बैंक उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं एज अ कंपनी, हमारे पास जो कुछ डिबेंचर है जो हम पब्लिक को इशू करने के बारे में सोच रहे हैं, हम पब्लिक को इशू ना करके उतने के जो डिबेंचर है वो बैंक के पास गिरवी रख देते हैं एज ए सिक्योरिटी। डिबेंचर आपने दूसरी सिक्योरिटी रखी है बैंक के पास, तब आपको लोन मिल रहा है। तो इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब आप लोन लेने के लिए अपने डिबेंचर्स को बैंक के पास एज सेकेंडरी सिक्योरिटी जमा करा देते हो तो उसको डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी का टर्म कहा जाता है ना। ठीक है जी, तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब कोलेटरल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि एक कंपनी बैंक से इतने का लोन ले रही है, प्राइमरी सिक्योरिटी उसने क्या रखा वो नहीं मेंशन होगा और आपको मतलब भी नहीं रखना उससे। सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर कितने का इशू किया गया बैंक को वो मेंशन होगा। तो यहां पर आपको एंट्री पास करनी होती है और बैलेंस शीट में इसको किस तरीके से शो करना है वो दिखाना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे, अगर पब्लिक को डिबेंचर इशू किया जाता है
तो इन रिटर्न कंपनी उन लोगों को क्या पे करती है? इंटरेस्ट, है ना। लेकिन अगर यही डिबेंचर हमने बैंक के पास सिक्योरिटी रख दी है तो क्या बैंक भी हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा? नहीं। कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जो भी डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती है ना। इसका ध्यान रखना है। अब यहां पर एंट्री क्या क्या पास होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम 2 एंट्री पास करनी है आपको। पहली एंट्री बैंक लोन लेने की और दूसरी एंट्री डिबेंचर इशू करने की। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। जितने का भी आप लोन ले रहे हो उतने से पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री हम पास करते हैं डिबेंचर इशू करने की और उसकी एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। जितने का भी डिबेंचर इशू करेंगे हम उतने से ये वाली एंट्री पास कर देंगे, है ना। अब यहां पे डिबेंचर सस्पेंस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमने डिबेंचर यहां पे एक्चुअल में इशू नहीं किया है, एज सिक्योरिटी जमा करा रहे हैं। पब्लिक को इशू करते हैं तो नहीं करता सस्पेंस वर्ड यूज। यहां पे बैंक के पास एज सिक्योरिटी जमा करा रहे हैं इसलिए हमें यहां सस्पेंस वर्ड यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर वो ये लिखता है कि पास जनरल एंट्रीज, तब आपको दोनों एंट्री पास करनी। अगर वो लिखता है पास जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो केवल ये वाली एंट्री पास करनी है। डिबेंचर्स को इशू करने की क्या एंट्री होगी? ये वाली, है ना। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। और बैलेंस शीट में कैसे शो होगा ये बता रहा हूं मैं आपको। बैलेंस शीट मैंने आपको यहां पे दिखा दिया है। यहां पे आपको पूरा बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करना है, केवल डिबेंचर्स कहां आता है उसकी बात करेंगे। तो कभी भी कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है और बैलेंस शीट में आपको शो करना होता है, तो इतना ही प्रिपेयर होगा हमेशा। बैलेंस शीट में हमें पता है डिबेंचर लायबिलिटी साइड में लिखते हैं और कौन से हेड में आता है? नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखते हैं डिबेंचर्स को। तो हमेशा इतना प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद नोट्स करेंगे प्रिपेयर। और क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अमाउंट लिखना है, आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हेडिंग नोट्स में डालना है यहाँ पे। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 2 इंफॉर्मेशन शो करेंगे, बैंक लोन और फिर जितने डिबेंचर हमने इशू किए, यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर्स होगा वो लिखेंगे, कितने का डिबेंचर है वो टोटल वैल्यू, और फिर डिबेंचर सस्पेंस उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस, और फिर ये जो वैल्यू बचेगी दोनों का टोटल उसको हमें यहां पर शो कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे लिखा है ए कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड। बैंक से 4 लाख रुपए का लोन लिया और उसके लिए 8% डिबेंचर इशू कर दिए। कितने लाख रुपए के? 4 लाख रुपए के एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एक्सप्लेन हाउ विल द इशू ऑफ डिबेंचर बी डील्ड इन द बुक ऑफ द कंपनी। आपको बताना है कि जो डिबेंचर इशू है इसको आप कंपनी के बुक में किस तरीके से शो करोगे। जब क्लियरली बता रहे हैं कि बुक में शो करना है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब एंट्री भी पास करेंगे और बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन करता है। फर्स्ट एंट्री हम पास करते हैं बैंक टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया गया? 4 लाख का। डिबेंचर्स कितने के इशू हुए? ठीक है। अब आपने इतना फॉर्मेट कर लिया प्रिपेयर बैलेंस शीट का। इतना प्रिपेयर करने के बाद नोट्स में आ जाते हैं। सबसे पहले बैंक लोन यहां लिखेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं वो नहीं पता, कितने का एक डिबेंचर है वो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? सीधा यहाँ पे 4 लाख ही लिखेंगे। डिबेंचर सस्पेंस में कितना दिख रहा है आपको? 4 लाख। ये नील हो जाएगा। तो यहाँ टोटल अमाउंट आएगा कितना? 4 लाख। वो यहां पर शो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 27, ठीक है ना। पढ़ो जरा 28 पढ़ो इसका, उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन नंबर 28 में बेस्ट बार कोड लिमिटेड ने 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है बाय गिविंग 6 लाख रुपीज 9% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 5 लाख का लोन, लेकिन डिबेंचर कितने का इशू करना पड़ रहा है? 6 लाख रुपए का। पास जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आपको जो एंट्री पास करनी है उसमें केवल डिबेंचर को इशू करने की एंट्री पास करनी है। और मैंने आपको बताया
कि जनरल एंट्रीज बोल रहा है वो, तो दोनों एंट्री, और इशू ऑफ डिबेंचर की बात कर रहा है तो केवल ये वाली एंट्री। इफ एनी एंड शो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, और आपको बैलेंस शीट में भी शो करना है। कितने का डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम? 6 लाख का। तो सिंपल यहां पे आप और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? फॉर्मेट कर लिया हमने प्रिपेयर यहां तक, उसके बाद नोट्स में देखते हैं कैसे लिखना है। लोन हमने ले रखा है 5 लाख का, फिर से हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं पता, तो आप सीधा डिबेंचर्स लिख दो 6 लाख रुपए के, और डिबेंचर सस्पेंस में कितना है? 6 लाख। यहां पर कितना आ जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कंपनी डिबेंचर्स को एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करती है तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये जो डिबेंचर इशू हुए इनको बुक्स में रिकॉर्ड करना, या इनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, है ना। तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? अभी तक जो भी क्वेश्चन किया हमने उसमें हम लोन की एंट्री पास कर रहे हैं, डिबेंचर को इशू करने की एंट्री पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम डिबेंचर्स को भी शो कर रहे हैं, लोन को भी शो कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी ने क्या डिसीजन लिया यहाँ पर? कंपनी ने क्या डिसीजन लिया कि डिबेंचर्स को रिकॉर्ड करना है। अगर कंपनी ने यह डिसीजन लिया कि डिबेंचर्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो जो डिबेंचर की बात कर रहे हो ना इस पूरे फॉर्मेट में, उसको हटा दो बस। जब कंपनी ये डिसाइड करती है कि डिबेंचर्स को शो नहीं करना है बुक्स में, तो ना तो हम ये वाली एंट्री पास करेंगे और ना यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस की कोई बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 यहां से एंट्री और यहां से ये डिबेंचर्स की बात खत्म, लेकिन रिकॉर्ड करने की बात होगी तो पूरा। तो इस 30 वाले क्वेश्चन में 2 पॉइंट है। पहला, व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर्स 10% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कंपनी ने डिसाइड किया कि जो डिबेंचर्स, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं हमने, एस लिमिटेड ने एक 5 लाख रुपए का लोन लिया है, फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 10% का इंटरेस्ट है, और इसके लिए कंपनी ने 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किया 10% वाले। एक डिबेंचर 100 रुपीज का है और ये इशू किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आपको जनरल एंट्री पास करनी है केवल, यहां बैलेंस शीट में शो करने की बात नहीं हो रही है। पहला पॉइंट है, when company decided not to record the issue of 10% डिबेंचर as collateral security, कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि डिबेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर इशू हुए उनको रिकॉर्ड नहीं करना है। और जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में केवल आप बैंक लोन की एंट्री पास करोगे। कितने का लोन लिया गया है? 5 लाख रुपए का, तो एक ही एंट्री पास करेंगे हम। और अगर इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में भी शो करना होता तो क्या करना है? फॉर्मेट ये पूरा प्रिपेयर होगा, बैंक लोन लिखते 5 लाख, और यहां पे ये डिबेंचर्स नहीं आता। ये फर्स्ट केस हो गया कि जब कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि जो डिबेंचर्स इशू हुए उनको शो नहीं करना है। तो एंट्री की बात कर रहा था वो क्वेश्चन में, यही एंट्री पास करनी है आपको, खत्म। लेकिन अगर बैलेंस शीट भी बोलता है तो बैलेंस शीट हम करते हैं प्रिपेयर, लेकिन क्या शो करते केवल, बिल्कुल लिखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो आपको क्या कर रहा है, अगर मैं दूसरा पॉइंट इसमें हम एंट्री पास करें तो दोनों एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री हम बैंक टू बैंक लोन, फिर से 5 लाख, और फिर डिबेंचर को इशू करने की एंट्री भी। किसी पर्टिकुलर पार्टी को जब डिबेंचर इशू करते हैं तो हमें पता होता है किसको इशू कर रहा है ना। रियल में जो डिबेंचर इशू होता है जिसको हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे, है ना, तब तो हम ओनली डिबेंचर वर्ड यूज करते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में इशू थोड़ी किया हमने, सिक्योरिटी जमा किया हमने, इसलिए हम सस्पेंस वर्ड यूज कर रहे हैं। बैंक अपने पास रखती है उसको या वो करती है अपने पास डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और हमने यहाँ पे 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए। तो दूसरे केस में दोनों एंट्री पास करेंगे, और अगर बैलेंस शीट में शो करना होता तो हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर ना फेस वैल्यू आपको पता है 7.5 लाख के डिबेंचर इशू हो रहा है और 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, तो डिवाइड करके निकाला जा सकता है 7500 अलग अलग प्रकार की आवाज आप हटा रहे हो हमें। जीरो वैक्यूम करा लो यार। देखो सर, आपने स्टार्ट किया अब तो। 7500 debentures of rupees 100 each at the rate 10% per debenture। 100 per day। तो ये टोटल 7,50,000 का हो जाता है, और उसमें से आपने माइनस कर देना है डिबेंचर सस्पेंस, वो भी 750 का ही है, नील आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 5 लाख ही आ रहा है। दूसरे केस में बैलेंस शीट में फिर से कितना आ जाएगा? सर दोनों में अलग अलग बनाएंगे? बिल्कुल अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंट्री पूछी है उसने, ठीक है। तो केवल ये एंट्री है और ये दोनों एंट्री, ठीक है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी आई होप समझ आ गया होगा। 4 क्वेश्चन है और आपने ये चारों क्वेश्चन कर लिए तरीके से, बिल्कुल बैलेंस शीट प्रिपेयर करके, तो हो गया कोलेटरल सिक्योरिटी।